राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाहि जब छूट। कबीर दास ने तो लूट शब्द को भक्ति के संदर्भ से जोड़ा था। राम मंदिर में लूटे गए नोटों के बंडल, लेकिन ये लूट पैसे या रुपए की ही नहीं है, करोड़ों आस्थावान लोगों के भरोसे की लूट है। खुद भी लूटा, रिश्तेदारों को बुलाकर भी लुटवाया, खुद ही एसओपी बनाई कि चढ़ावे की गिनती कैसे होगी और खुद ही उसे फॉलो नहीं किया। जिम्मेदारों ने लूटा, जो रिटायर होकर के बैठे थे उन्होंने लूटा, जिनका काम चढ़ावा यहाँ से वहाँ रखना था उन्होंने चढ़ावा ही यहाँ से वहाँ कर दिया। एसआईटी, एफआईआर और फिर इस्तीफे। लेकिन क्या इस्तीफों से सवालों के जवाब मिल पाएंगे? जिसके पास दानपात्र की चाबियां नहीं होनी चाहिए थी उनके पास कैसे पहुंची? जब ट्रस्ट को खुद ही शक था कि चोरी हो रही है तो जांच पहले क्यों नहीं हुई? एसआईटी की रिपोर्ट में क्या सामने आया? एफआईआर में किस पर क्या आरोप हैं? सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करेंगे। साल भर बाद सरकार ने ये बताने की जहमत उठाई है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 सैनिक शहीद हुए थे। और मुख्यमंत्री मोहन यादव के ज़मीन विवाद पर जो अपडेट आए हैं वो भी बताएंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वजह बताई गई है कि जांच पर किसी तरह का असर न पड़े। उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि जब मामला एफआईआर तक पहुंच चुका है तो निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए पद से दूर रहना ही उचित है। उनके साथ अनिल कुमार मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। वो ट्रस्ट के सदस्य थे और चढ़ावे की गिनती और उसकी निगरानी के इंचार्ज अनिल मिश्रा ही थे। चंपत राय और अनिल मिश्रा पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन कल शाम से अयोध्या से लेकर लखनऊ में जो उठापटक चल रही है, पहले उस पर गौर फरमाते हैं। पहले ये देखिए कि राम मंदिर में खेल क्या चल रहा था। गड़बड़ी पर गड़बड़ी लादी जा रही थी और किसी का ध्यान नहीं गया। आज तक के आशीष श्रीवास्तव ने सूत्रों के हवाले से एसआईटी जांच की कुछ फाइंडिंग्स को रिपोर्ट किया है। इसमें बड़ी खबर क्या है कि ट्रस्ट को काफ़ी पहले से ही चढ़ावा चोरी की आशंका थी। ये किसी का आरोप नहीं है, एसआईटी की जांच में सामने आया है। लगातार चंपत राय ये कहते रहे कि सब ठीक है, सब ठीक है, और असल में ट्रस्ट को चोरी की आशंका पहले ही हो गई थी। उसी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय थे। दूसरी बात, सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों ने चढ़ावा गणना के लिए एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया था। स्टेट बैंक की ओर से गोविंद मिश्र और ट्रस्ट की ओर से अनिल मिश्रा ने इस पर साइन किए थे, लेकिन चढ़ावा गिनने की प्रक्रिया में इस एसओपी का पालन नहीं किया गया। एसआईटी की जांच में इसे जानबूझकर की गई लापरवाही के रूप में दर्ज किया गया है। तीसरी बात, टिन्नू यादव के पास बिना अधिकृत आदेश के हुंडियों यानी दान पात्रों की चाबियां थी। गौर करिएगा कि टिन्नू यादव चंपत राय के करीबी थे। ऐसे गिना जाता था राम मंदिर का चंदा। और ये आरोप किसी व्यक्ति ने नहीं लगाए हैं। एसआईटी की जांच में सूत्रों के हवाले से अभी तक जो जानकारी सामने आई है, एसआईटी के रिपोर्ट सौंपने के बाद ही कल शाम एफआईआर दर्ज की गई थी। जब 7 जून को मंदिर में दान की चोरी के आरोप लगे तो शुरुआत में ट्रस्ट आंतरिक जांच शुरू करी। ट्रस्ट ने यूपी सरकार से स्वतंत्र जांच की मांग की गई। तब लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एसआईटी गठित हुई, जिसमें लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार को भी शामिल किया गया। इस टीम ने दान पेटियों से राशि निकलने से लेकर गिनती, रिकॉर्डिंग, सुरक्षित रखने, बैंक तक पहुंचाने, इस पूरी निगरानी व्यवस्था का परीक्षण किया। कर्मचारियों, अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों से पूछताछ की गई और दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी खंगाले गए। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी और उसके 2 दिन बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। शिकायत में कहा गया कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि दान की गिनती में लगे कुछ कर्मचारियों ने बार बार चोरी और हेराफेरी की। एफआईआर में लिखी एक लाइन आपको पढ़ करके सुनाते हैं। विपक्षी गण द्वारा एक राय होकर आपराधिक षड्यंत्र कर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में भेंट या चढ़ावा धनराशि की गणना प्रक्रिया में सेवारत कुछ कर्मियों द्वारा
भेंट, चढ़ावा या धनराशि की चोरी, गबन, आपराधिक दुर्विनियोग सुनियोजित ढंग से करने के संबंध में दाखिल किया। माने कि आरोपियों ने षड्यंत्र करके, प्लान करके सुनियोजित ढंग से मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा था उसको गिनते समय उसकी चोरी की, उसका गबन कर लिया। तो ये चल रहा था राम मंदिर में, जिसे बनाने के लिए दशकों तक सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई। एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया गया है। एक एक करके सबके बारे में बताते हैं। कुछ नाम आपने पहले भी सुने होंगे। पहला नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, चंपत राय की गाड़ी चलाते थे टिन्नू यादव। इन्होंने चंपत राय के ड्राइवर से राम मंदिर के व्यवस्थापक तक का सफर तय किया। किस पात्रता के आधार पर इन्हें व्यवस्थापक बनाया गया, ये चंपत राय और मंदिर ट्रस्ट ही बता सकता है। रमाशंकर यानी टिन्नू इतने पावरफुल थे कि इनकी गाड़ी सीधे मंदिर परिसर में अंदर जाकर के खड़ी होती थी। साधारण गाड़ी नहीं, बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे। अगर पूरे सिस्टम को देखें तो टिन्नू की जिम्मेदारी सबसे शुरुआती चरण की थी। मंदिर परिसर में रखे दान पात्रों की निगरानी और उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी टिन्नू यादव की ही थी। अगला नाम है सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव भारतीय स्टेट बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। राम मंदिर में कैश काउंटिंग सेंटर के इंचार्ज के तौर पर उनकी जिम्मेदारी चढ़ावे की नकदी, जो कैश था, उसको गिनने की पूरी व्यवस्था की थी। इस दौरान कर्मचारियों की निगरानी भी उन्हें करनी थी। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद इन्हें भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में उन पर निगरानी में लापरवाही और अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप हैं। इसके अलावा 6 और लोग हैं। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा और मनीष यादव। ये सभी नकदी गिनते थे, कैश गिनते थे। जो रुपए भक्त चढ़ाया करते थे उसकी गिनती करते थे। इन सबको एफआईआर में नामजद किया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुकल्प कैश काउंटिंग सेंटर में तैनात रहता था। लवकुश मिश्रा भी दान पात्रों से निकली नकदी निकालने वाली टीम का हिस्सा था। उसकी तनख्वाह 18-20 हज़ार रुपये बताई जाती है। जांच के दौरान उसके घर से करीब 10 लाख रुपए नकद मिले। इनमें कुछ रकम अलमारी में रखी थी, कुछ गोबर के ढेर में छिपा करके रखी गई थी। अविनाश शुक्ला की बात करें, ये भी नोट गिनता था। करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा और मनीष यादव भी कैश काउंटिंग टीम का ही हिस्सा थे। ये सभी नामजद हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष यादव के बारे में कुछ और जानकारी आई है। आज तक के आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी में कई बार चोरी करते हुए दिखा मनीष कुमार यादव। टिन्नू यादव का ये रिश्तेदार है। नोट गिनने वाली टीम में इसको नौकरी कैसे मिली? टिन्नू यादव ने ही लगवाई। ये अंधेरगर्दी देखिए आप। जो आरोप अब तक लगे हैं और जो साक्ष्य सामने आए हैं उनके मुताबिक खुद टिन्नू ने भी चोरी की। परिवार के लोगों को भी साथ लगाया कि राम मंदिर में जो भी चंदा आ रहा है उसमें चोरी करो। इनके अलावा कुछ और अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है। एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चोरी यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, साथ मिलकर के अपराध को अंजाम देना, पद का दुरुपयोग करना, भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ कुछ सवाल उठते हैं कि क्या करोड़ों रुपए के चढ़ावे और दान को मैनेज करने की व्यवस्था में केवल निचले स्तर के कर्मचारी ही जिम्मेदार हो सकते हैं? एसआईटी ने जब अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ट्रस्ट को चढ़ावा चोरी की आशंका पहले ही हो गई थी, तो क्यों किसी बड़े नाम पर सवाल नहीं उठाए गए? कोई बड़ा नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? निगरानी सही ढंग से होती तो ये गड़बड़ियां इतने लंबे समय तक कैसे चल रही थी? क्या ये कह करके पल्ला झाड़ा जा सकता है कि मामले का खुलासा किसी बाहरी ने नहीं, ट्रस्ट नहीं किया और ट्रस्ट ने ही एफआईआर दर्ज कराई? एफआईआर के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया। चंपत राय का इतिहास भी आपको बताते हैं कि कैसे एक टीचर राम मंदिर निर्माण का पोस्टर बॉय बना। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं चंपत राय। उनके पिता भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों में चंपत राय ने पढ़ाया। इमरजेंसी के दौरान 1975 में वो धामपुर के आरएमएस कॉलेज में लेक्चरर थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के लोग बताते हैं कि गिरफ्तारी के समय माता पिता ने उनका तिलक लगा करके उन्हें विदा किया था। 1.5 साल वो जेल में रहे और उसके बाद वो और अधिक सक्रियता के साथ संघ के कामों में लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनका शुरुआती कार्यक्षेत्र रहा। देहरादून, सहारनपुर और मेरठ में संगठन की जिम्मेदारियां निभाने के बाद 1986 में उन्हें विश्व हिंदू परिषद का प्रांत संगठन मंत्री बनाया गया। 91 में वो अयोध्या पहुंचे और यहीं से उनका नाम राम मंदिर आंदोलन के साथ स्थायी रूप से जुड़ गया। इंडिया टुडे मैगजीन के एसोसिएट एडिटर आशीष मिश्र अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि समय के साथ कारसेवकपुरम से जुड़े चेहरे बदलते गए, लेकिन 80 साल के चंपत राय वहीं बने रहे। 1991 में संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में अयोध्या पहुंचे थे चंपत राय। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद उन्होंने लगभग
अस्थायी रूप से कारसेवकपुरम को ही अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। उनके कमरे में सालों तक राम जन्मभूमि मुकदमे से जुड़ी फाइलें, नक्शे, दस्तावेज और साक्ष्य भरे रहते थे। अदालत में वो सुनवाई के दौरान वकीलों को वो दस्तावेज उपलब्ध कराते थे, तथ्यों की पड़ताल करने और हर तारीख पर मौजूद रहा करते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। यही कारण है कि उनके करीबी उन्हें प्यार से राम लल्ला का पटवारी भी कह करके पुकारते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ तो पैसा जुटाने की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट की थी। जनवरी 2021 में देश भर में एक बड़ा चंदा अभियान शुरू किया गया, जिसे निधि समर्पण अभियान नाम दिया गया। इस अभियान की योजना बनाने और उसे लोगों तक पहुंचाने में चंपत राय की भूमिका अहम थी। यही वो समय था जिसके बाद से चंपत राय टीवी पर भी दिखने लगे थे। और देखिए कि वो चंपत राय राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा जुटाने के अभियान के अगुआ थे, आज चढ़ावा चोरी के हंगामे के बीच उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जब चंदा चोरी का प्रकरण सामने आया तो चंपत राय का बयान भी आया था। उस समय सुनिए उन्होंने क्या कहा था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। चंपत राय को तब कोई उल्लेखनीय बात नजर नहीं आई थी, लेकिन कुछ तो उल्लेखनीय रहा ही होगा। एसआईटी को जो नजर आया और एफआईआर हुई और उल्लेखनीय बात की वजह से अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब दूसरे इस्तीफे वाले अनिल मिश्रा पर भी नजर डालते हैं। आरएसएस के ही नेता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी, जिस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। मंदिर में चढ़ावे की पूरी गिनती और उससे जुड़ी व्यवस्था की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के ही पास थी। गौर करिएगा, एफआईआर में अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। पिछले हफ्ते अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के अन्य लोगों से कई घंटों तक पूछताछ की गई। उनसे नकद चढ़ावे की गिनती, उनके इस्तेमाल और उससे जुड़े रिकॉर्ड के बारे में सवाल जवाब किए गए। अनिल मिश्रा यूपी के अंबेडकर नगर के पटौना गांव के रहने वाले हैं। इमरजेंसी के दौरान आरएसएस से जुड़े थे। संगठन में धीरे धीरे जिम्मेदारियां उनकी बढ़ी। अवध क्षेत्र के प्रांत सह कार्यवाह बने, बाद में प्रांत कार्यवाह बने। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे। पेशे से अनिल मिश्रा होम्योपैथी विभाग में सरकारी चिकित्सा अधिकारी थे। 2020 में रिटायर होने के बाद इसी साल उन्हें ट्रस्टी बना दिया गया था। संघ और बीजेपी में आप उनके कद का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी उषा ने मुख्य यजमान की भूमिका निभाई थी। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान की भूमिका में थे, लेकिन 21 जनवरी को इस अनुष्ठान में अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी ही मुख्य यजमान थे। इस बीच द प्रिंट के साथ बातचीत में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा पर लगे आरोपों की भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, मैं फिर दोहराता हूं कि पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने का अधिकार है और जिम्मेदारी भी। आपने खासतौर पर चंपत राय का नाम लिया है तो मैं कहूँगा कि पुलिस चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव जी के खिलाफ लगे आरोपों की भी जाँच करेगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कानून की नज़र में सब बराबर हैं और किसी भी व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। वैसे चंपत राय और अनिल मिश्रा की इस्तीफे की खबरें तो चल रही हैं, लेकिन टेक्निकली वो इस तरह से इस्तीफा दे नहीं सकते। नियमों के मुताबिक राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में उसके सदस्य इस्तीफा दे सकते हैं। बैठक होनी ज़रूरी है। कल दिल्ली में ट्रस्ट की बैठक होनी है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि इन 2 इस्तीफों के बाद अब ट्रस्ट कौन संभालेगा? क्या ट्रस्ट का स्वरूप भी अब बदल जाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। 2 ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है। ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है। प्रशासन का तो ट्रस्ट का स्वरूप बदलने की चर्चा ने राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन रहे नृपेंद्र मिश्र के एक बयान के बाद ज़्यादा तूल पकड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि राम मंदिर ट्रस्ट में भी तिरुपति मंदिर की तरह सीईओ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरुपति में एक मॉडल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वही कानून यहाँ भी लागू किया जाए, लेकिन वहाँ कमिश्नर स्तर का एक अधिकारी सीईओ होता है। आमतौर पर वो 5 से 7 साल तक उस पद पर रहता है और पूरे मंदिर प्रशासन का संचालन संभालता है।
तिरुपति का मॉडल क्या है ये भी बता देते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम कई मंदिरों का एक समूह है। इसे एक्ट 30 ऑफ 1987 के फर्स्ट शेड्यूल के तहत शामिल किया गया है। टीटीडी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों से होता है। टीटीडी में सीईओ सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसकी मदद के लिए 2 जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, चीफ विजिलेंस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर, वन संरक्षक, फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर और चीफ इंजीनियर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस टीटीडी के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन के अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी संभालने के लिए भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड अलग से है ही। तो क्या अब यही मॉडल अयोध्या के राम मंदिर में भी लागू होगा, ये सरकार तय करेगी। फिलहाल वीएचपी विश्व हिंदू परिषद तो इस चर्चा को खारिज कर रहा है, लेकिन विपक्ष इस मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को घेर रही है। सीएम योगी ने कहा था कि जिनके पास भ्रष्टाचार के सबूत हों वो सामने आए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीएम की नेक सलाह मानी, कागज पत्तर लेकर के पहुंच गए जांच करने वाली एसआईटी टीम के पास। रास्ते में पत्रकारों ने पूछा कि कागजों में क्या है, तो बोले कि कागज जमीन घोटाले से रिलेटेड है। 13 जमीनों के दस्तावेज हैं और 2 जमीनें ऐसी हैं जिनके मामले आपस में जुड़े हुए हैं। पिछले 20 दिनों से राम मंदिर चंदा चोरी पर लगातार लिख बोल रहे अखिलेश यादव का भी बयान आया। एफआईआर दर्ज होते ही सपा सुप्रीमो का शायर मोड ऑन हो गया। उन्होंने लिखा कि भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। आगे उन्होंने भावार्थ भी बताया कि बड़े नामों को बचाया जा रहा है और किसे बचाना है ये सब तय करके एफआईआर दर्ज की जा रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी सक्रिय दिखे। दिल्ली से निकल करके अयोध्या पहुंच गए, वहां जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चंदा चोरी को लेकर के बड़े बड़े आरोप लगाए। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महा डकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पे वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो वो अपने को पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं। ये जो फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी एफआईआर हुई, उस फर्जी एफआईआर में 8 छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया। कोई बड़े नाम नहीं है। इस मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जांच पर असर नहीं पड़ना चाहिए। छोटे स्तर के कर्मचारियों पर एफआईआर होने के बाद विपक्ष बड़ी मछलियों को बचाए जाने का आरोप लगा रहा है। उम्मीद है कि जो भी राम मंदिर के दान की चोरी में शामिल होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये मामला केवल कुछ लाख या करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी का नहीं है। ये राम मंदिर में हुई चोरी का मामला है, जिसके साथ करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ नत्थी हुए जमीन विवाद पर बयानबाजी जारी है। सफाई और खंडन का दौर चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट से उठे आरोपों को विपक्ष ने आगे बढ़ाया, जिस पर बीजेपी की ओर से सफाई भी आई। आरोपों को निराधार बताने वालों में आज बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय भी आ गए। एक्स पर पॉइंट वाइज आरोपों को बेबुनियाद बताया। अमित मालवीय का दावा है कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार की ज़मीन नहीं बढ़ी, लेकिन रिपोर्ट में आधिकारिक रिकॉर्ड के हवाले से तस्वीर कुछ और नज़र आती है। 2021 से 23 के बीच जब मोहन यादव मंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, तब परिवार की ज़मीन 167 एकड़ तक पहुंची, लेकिन उनके मंत्री से मुख्यमंत्री बनने के बाद ज़मीनों का इजाफा होता चला गया। 2024-25 में ये बढ़कर 335 एकड़ हो गई। ये ध्यान रखना होगा कि मोहन यादव एवं उनकी पत्नी की ही बात नहीं हो रही है, उनकी रिश्तेदार जो भी संबंधियों की बात हो रही है,
और उनकी हिस्सेदारी वाली कंपनियों, रियल एस्टेट कंपनियों की भी बात हो रही है। इसी तरह बीजेपी आईटी सेल का दावा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार ने कोई नई ज़मीन नहीं खरीदी, लेकिन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड इन दावों को झुठला रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर रिवेटल भी छापा है। इन्हीं रिकॉर्ड के सहारे रिपोर्ट में ये बताया गया कि मोहन यादव की बहू शालिनी यादव ने जून-जुलाई 2025 में उज्जैन हाईवे के पास 12 प्लॉट यानी करीब 10.35 एकड़ ज़मीन लगभग 1.03 करोड़ रुपए में खरीदी। बीजेपी का कहना है कि उज्जैन मास्टर प्लान मई 2023 से ही सार्वजनिक था, इसलिए अंदरूनी जानकारी का सवाल नहीं उठता, क्योंकि मोहन यादव दिसंबर में मुख्यमंत्री बने थे, दिसंबर 2023 में। लेकिन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बताते हैं कि मोहन यादव के परिवार ने मार्च-अप्रैल 2023 में यानी मास्टर प्लान सार्वजनिक होने से कुछ हफ्ते पहले सांवरा खेड़ी इलाके में कम से कम 30 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। अब इन दावों और रिकॉर्ड के बीच कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया से होगा। लेकिन फिलहाल उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड्स के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी के दावों पर एक रिबटल, एक खंडन छापा है। अगली सुर्खी, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 6 जवान शहीद हो गए थे। शहीदों के नाम सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किए हैं। कन्फर्मेशन हुआ है नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर रोल ऑफ ऑनर वाली लिस्ट से। इसमें शहीदों के नाम शामिल किए गए हैं। ये भारत के युद्धों और ऑपरेशंस में शहीद हुए सैनिकों की लिस्ट है, जिसमें जवानों के नाम, यूनिट, सर्विस नंबर लिखे होते हैं। साथ ही इनके नाम दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की वॉल 3D पर भी लिखे हैं। नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 6 में से 5 थल सेना के जवान थे, जबकि सार्जेंट सुरेंद्र कुमार वायुसेना के जवान थे। राइफलमैन सुनील कुमार को वीर चक्र और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को वायु मेडल मिल चुका है। मई 2025 में 4 दिनों तक चले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। उस वक्त हमारे सैनिकों के शहीद होने की अटकलें मीडिया रिपोर्ट्स में चली थीं, लेकिन तब सरकार ने इन नामों को सार्वजनिक नहीं किया था। तो आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।